हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों की श्रृंखला में छायावादी काव्य से 30 प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला आपका प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताइए, ऐसा कौन सा छायावादी कवि है जिसने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद। गंधवीति के रचनाकार कौन हैं? लीलाधर जुगड़ी, जगूड़ी नहीं है दोस्तों, ये जुगड़ी है, सुमित्रा नंदन पंत, रमेश चंद्र साहा और जगदीश गुप्त। तो दोस्तों, जो गंधवीति के रचनाकार हैं वो आपके माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। आगे है आपका प्रश्न है, छायावाद को किस कहा ब्लूप्रिंट कहा जाता है? प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता का, साठोत्तरी कविता का? छायावाद को किसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है? प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता का, साठोत्तरी कविता का? दोस्तों, इसका उत्तर ये क्या है, थोड़ा सा मुझे संदेहास्पद प्रश्न लग रहा है। ये एक परीक्षा में आया था, शायद उत्तराखंड की कोई परीक्षा है उसमें आया था। छायावाद को किस कहा ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो ब्लूप्रिंट ये होता है दोस्तों, कोई हमने नमूना बना लिया, ठीक है, उसके आधार पे हमने फिर किसी, जैसे आपने बीएड करी होगी तो बीएड में आपको पता है ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। तो एक परफॉर्मा बना लिया, उसके आधार पे हम कोई प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, तो वो दोस्तों ब्लूप्रिंट होता है। मेरे हिसाब से छायावाद को किसका ब्लूप्रिंट ये कहना चाहिए, नई कविता का, क्योंकि जो छायावाद है वो आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और जो नई कविता है वो आपका सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। छायावाद नहीं आता तो शायद नई कविता भी नहीं आती। तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूंगा और देख करके, ठीक है। तो छायावाद का, लेकिन उसमें उत्तर माना था आपको प्रयोगवाद। तो छायावाद को किसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है? प्रयोगवाद का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। छायावाद को दोस्तों मधुचर्या कहने वाले हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को इन्होंने क्या है, मधुचर्या कहा है कि भाई इसमें तो क्या है, श्रृंगार रस है, ठीक है, काम वासनाएं हैं, अपनी आंतरिक वासनाओं की, उद्भावनाओं की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो ये बात है। निम्न में से कौन सा स्रोत जयशंकर प्रसाद की कामायनी के संदर्भ में अप्रासंगिक है? यानी कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी है उस पर कौन से ग्रंथ का प्रभाव नहीं है, किस स्रोत से नहीं लिया गया है? कामायनी की जो वर्ण विषय है, शैली है, शतपथ ब्राह्मण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्यत पुराण। तो दोस्तों, आपको पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, 1935 में लिखा गया था, छायावादी काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। 15 इसमें सर्ग हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था पूरा। कामायनी की जो मूल विषय वस्तु है वो दोस्तों जल प्लावन की घटना है, ठीक है। जो जल प्रलय हुई थी उसमें मनु बच गया था, ठीक है। मनु क्या है, आपके आदिवंश, आदि पुरुष हैं, इस सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते हैं। मनु है, श्रद्धा बच गई थी, ठीक है। तो उनके संयोग से ही इस सृष्टि का क्या है, दोबारा से निर्माण हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा जल प्लावन हो गया था। कामायनी का पहला सर्ग है चिंता, उसकी प्रथम पंक्तियां हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाएं, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन।
तो ये यहाँ से इनकी शुरुआत होती है, यानी कि जल प्रलय हो गई है और मनु हैं वो किसी पर्वत की चोटी पर शिला की छाया में बैठे हुए संपूर्ण जल प्रलय के जो दृश्य है, भयावह दृश्य है, उसको निहार रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो कथा वस्तु है वो दोस्तों आपके शतपथ ब्राह्मण में भी मिल जाती है। ठीक है, भागवत पुराण में भी है और आपके भविष्यत पुराण में भी है। ये एक आपका पौराणिक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने जल प्लावन की घटना को लेकर के उसे मनोविकारों के आधार पर, ठीक है, एक मानवता का संदेश देते हुए, कर्म का इसमें संदेश है, उसके आधार पर इन्होंने क्या है कामायनी की रचना की थी। लेकिन जो स्कंद पुराण है दोस्तों, यहाँ पर इसका कोई भी स्रोत नहीं मिलता है कामायनी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्कंद पुराण। संदर्भ में अप्रासंगिक पूछ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्कंद पुराण है। और यदि आपसे कोई एक पूछे कि भाई स्रोत सर्वाधिक किससे लिया गया है, तो वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। आकाश गंगा काव्य के काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। बोलिए। आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है दोस्तों वो है आपके राम कुमार वर्मा का। ठीक है, देश काल के स्तर से बिंदकर यह जागा कवि अश्वेश द्विधर पंक्तियां निराला की किस कृति से हैं? देश काल के स्तर से बिंदकर यह जागा कवि अश्वेश द्विधर पंक्तियां निराला की किस काव्य कृति से हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। तो दोस्तों आप सीधे से भी लगा सकते हैं कि निराला की सबसे पहले आप ऑप्शन को दोस्तों काटना यदि सीख जाएंगे, मान लीजिए किसी ऑप्शन में आपको सीधा पंक्तियां हैं, वो आपको सीधा सीधा आपको उत्तर नहीं निकल रहा है, आपको नहीं पता है। ठीक है, और ये दोस्तों एक सामान्य सी बात है कि इतनी सारी कृतियाँ रची गई हैं, कृतियों के नाम नहीं है, तो दोस्तों पंक्तियों के नाम तो याद करना बहुत ही आपका कठिन है। तो आपको थोड़ा सा क्या है इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। देश काल के स्तर से भिंदकर यह जागा कवि अश्वेश द्विधर, ये पता है कि निराला की रचना है। ठीक है, अब देखेंगे हम ऑप्शन में निराला की कौन सी इसमें कृति नहीं है, तो तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, चारों ही निराला की रचनाएं हैं। अब यदि आपको पता है कि कुकुरमुत्ता है वो तो आपकी मुक्तक छंद में लिखी गई है, तो ये तो दोस्तों देश काल के स्तर से भिंदकर यह जागा कवि अश्वेश द्विधर, ये तो आपकी छंद में लिख रही है, तो कुकुरमुत्ता नहीं होगी। सरोज स्मृति है, ठीक है, वो इनकी क्या है बेटी के शोक पर लिखी गई है, तो ये भी आपकी नहीं होगी। राम की शक्ति पूजा का दोस्तों छंद बड़ा है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, यही छंद उसमें क्या है चलता रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, निराला ने निर्मित छंद किया है शक्ति पूजा, जिसे कि शक्ति पूजा छंद कहा जाता है, तो राम की शक्ति पूजा भी यहाँ पर नहीं होगी। तो एक ही रचना बची दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों इनका खंड काव्य है, जिसमें इन्होंने क्या है तुलसीदास के जीवन चरित्र की अपेक्षा इन्होंने क्या अपने चिंतन को सर्वाधिक प्रधानता दी है, सांस्कृतिक चिंतन है। ठीक है, धिक आए तुम यो अनाहूत धो दिया कुल धर्मपूत, तुम राम के नहीं काम के सुत कहलाए, कैसी शिक्षा कैसे ब्राह्म पर आए, ये रत्नावली है तुलसीदास से कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या तुलसीदास। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चित्रात्मक भाषा है और जो लाक्षणिक पदावली है वो आपकी हो जाएगी छायावाद कविता की विशेषता। ठीक है, एक तो आपकी लाक्षणिक पदावली एक तो रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के लिए प्रयुक्त होती है, और एक आपके होती है सब छायावाद के कवियों के लिए। ठीक है, दोनों में ही आत्मानुभूति की प्रधानता है, विरह की प्रधानता है, रहस्यात्मकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है लाक्षणिक पदावली का प्रयोग होता है। जबकि जो प्रगतिवाद है वो दोस्तों मार्क्स के कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिकता को लेकर के चलने वाला एक आपका क्या है काव्य है, जिसमें कि शोषितों के प्रति तो सहानुभूति है और शोषकों के प्रति क्या है उसमें घृणा दिखाई देती है। यथार्थवाद कहा जाता है, इसे पदार्थवाद कहा जाता है। ठीक है, और प्रयोगवाद है दोस्तों, उसमें क्या है आपकी बौद्धिकता है, चिंता है, हताशा है, कुंठा है, निराशा है, वैयक्तिकता है, इत्यादि विशेषताएं उनकी दिखाई देती हैं। ठीक है, नवीन उपमान है, नए अलंकार हैं, आपके नए बिंब हैं, नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, नई राहों के अन्वेषी इन्हें अज्ञे ने कहा है, तो ये आपका प्रयोगवाद हो जाएगा। तो प्रत्येक आपको दोस्तों यहाँ से आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है कि प्रमुख
कवि, रचनाकार, उनकी रचनाएं और प्रवृत्तियाँ। तो प्रवृत्तियों से आपके प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनना तय है। तो एक एक काल की दोस्तों आपको प्रवृत्तियाँ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? अब यहाँ पर दोस्तों इसने दे दिया है क्वेश्चन आधुनिक काल में ही बताना है। यदि ये क्वेश्चन दे देता किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो रहस्यवाद तो दोस्तों आपके कबीर में भी पाया जाता है, ठीक है, भक्ति काल में भी पाया जाता है, रीति काल में भी पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। लेकिन आधुनिक काल में दोस्तों यहाँ पर बताना है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। तो सीधी सी बात है दोस्तों, छायावाद है वो आपकी प्रमुख विशेषता है छायावाद की, ठीक है। रहस्यवाद है वो किसकी विशेषता है? छायावाद की। और इसी रहस्यवाद की विशेषता के कारण ही आचार्य शुक्ल ने छायावाद की उतना मूल्यांकन नहीं किया था जितना इन्हें करना चाहिए था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, ठीक है, नाथों सिद्धों के काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, और छायावाद में रहस्यवाद देखने को मिलता है। तीनों को ही रहस्यवाद के दोस्तों कट्टर आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए इनका मूल्यांकन नहीं कर पाए। इनके मूल्य को वास्तविकता में वो नहीं आंक पाए जितना इनका मूल्य था, ठीक है। तो रहस्यवाद की भावना सर्वाधिक पाई जाती है छायावाद में। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिऔध। तो ये भी दोस्तों हमने कल की वीडियो में आपकी बात की थी। साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो दोस्तों हुआ था वो हुआ था आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये दोस्तों बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ था, 1896 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक कविता लिखी थी दोस्तों जूही की कली। अब इनका विरोध क्यों हुआ था? जूही की कली इन्होंने एक कविता लिख दी थी साहब 1916 में। इनकी क्या है, पिता वगैरह है बचपन में मर गए थे, ठीक है, माता का देहांत हो गया था। इनकी पत्नी थी वो भी दोस्तों 1916 में मर गई थी, ठीक है, उसका भी देहांत हो गया। उनकी एक पुत्री बची थी सरोज, उसकी भी दोस्तों क्या है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी थी, ठीक है। तो जो जूही की कली कविता है दोस्तों, अब तक क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय क्या है सबसे बड़े दोस्तों संपादक थे सरस्वती पत्रिका के। 1903 से लेकर के आपके 1903 से लेकर के 1920 तक ये क्या है सरस्वती पत्रिका उस समय की द्विवेदी युग की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है। ये मान लीजिए कि सरस्वती पत्रिका में जो छप गया, ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है प्रसिद्ध हो गया, वो एक कवि के रूप में स्थापित हो गया। तो इन्होंने निराला ने क्या है कि पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस पर क्या है श्रृंगार से उत्प्रोत है इन्होंने क्या है कविता लिख दी थी जूही की कली। जूही की कली का उपमान लेकर के इन्होंने क्या है पत्नी का सौंदर्य का वर्णन कर दिया था, ठीक है, 1916 में। और इन्होंने छपने के लिए वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में भेज दी थी। लेकिन दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने जब जूही की कली को पढ़ा तो उसको दोस्तों उसके श्रृंगार को इन्होंने क्या है अश्लील करार दे दिया कि भाई ये तो कविता है बहुत ही अश्लील है। और द्विवेदी युग का जो दोस्तों सारा का सारा काव्य है, द्विवेदी युग के जो शिष्य हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त, वो बिल्कुल नैतिकता, ठीक है, आदर्श का काव्य रच रहे थे, ठीक है, इस प्रकार की कविताएं लिख रहे थे जिससे कि लोगों को क्या है आदर्श की प्रेरणा जागृत हो, ठीक है, नैतिकता के क्या है मूल्यों में वृद्धि हो। लेकिन जूही की कली है वो श्रृंगार प्रधान कविता थी और इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कह करके इसको लौटा दिया कि भाई ये हमारी पत्रिका में नहीं छप सकती है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों निराला के संघर्ष की शुरुआत होती है। ये इनकी पहली ही कविता थी और सबसे इनका प्रमुख कारण ये था कि इन्होंने छंदबद्ध कि महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे, हिंदी की व्याकरण थी, हिंदी की खड़ी बोली के दोस्तों क्या है प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। तो ये चाह रहे थे कि भाई छंदबद्ध काव्य रचना हो, ठीक है, खड़ी बोली में काव्य रचना हो। लेकिन निराला ने दोस्तों क्या है खड़ी बोली की जो छंद पद्धति थी उसको त्याग करके अंग्रेजी के जो ब्लैंक वर्स छंद था, ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स छंद यानी जिसे कि आप मुक्तक छंद भी कहते हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, ठीक है। शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी के लौटाने का प्रमुख कारण मेरे हिसाब से दोस्तों ये हो सकता है कि ये कविता जूही की कली है वो सबसे पहले मुक्तक छंद का दोस्तों उदाहरण थी, इसीलिए इन्होंने क्या है इसको लौटा दिया था। श्रृंगार तो इसमें इतना अश्लील नहीं है कि इसे बिल्कुल छापा नहीं जा सके, उसके बाद में इतनी घोर श्रृंगारिक कविताएं आई, ठीक है, जो भी सरस्वती में छपी। लेकिन दोस्तों ये मुक्तक काव्य थी, इसीलिए दोस्तों इनका सर्वाधिक ये मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सर्वाधिक विरोध हुआ था और इन्होंने छायावाद भी लिखा, प्रगतिवाद भी लिखा, प्रयोगवाद भी लिखा, नई कविता तक ये आए, ठीक है। इन्होंने काव्य में दोस्तों नए नए प्रयोग किए
किसी से दबते नहीं थे, अक्खड़ स्वभाव के थे, अपना स्वाभिमान जानते थे, ठीक है। बादल राग कविता थी, ठीक है। अपना धन है, अपना जितना भी इन्हें कृतियों वगैरह से जो भी संपादक मंडल से कुछ भी इन्हें प्राप्त होता था, दीन दुखियों में ये कर देते थे। बिल्कुल भी दिखावा नहीं था, जैसे अंदर से वैसा ही बाहर से। बादल राग जैसी कविताएं लिखी, ठीक है। यानी कि क्रांतिकारी कवि थे। और क्रांतिकारी दोस्तों आपको पता है, क्रांतिकारी समाज को कभी भी पसंद नहीं आते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु सुखदेव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है। तो क्रांतिकारियों को समाज ने कभी भी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। वो इधर उधर भटकते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। तो यही जीवन निराला का था। निराला को छायावाद का या हिंदी साहित्य का दोस्तों क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो ये आपकी इनकी पूरी प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से इनका क्या है, साहित्य में सर्वाधिक इन्हें विरोधों से जूझना पड़ा था। विभिन्न आलोचक इनके पीछे पड़ गए थे और इनकी तरह तरह की आलोचनाएं करते रहे थे। इनका मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों रामविलास शर्मा हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आलोचक है जिसने निराला के पक्ष में आलोचना की थी, जिनके मूल्य को सही आंका था, वो है रामविलास शर्मा, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो दोस्तों बोलना तो कितना भी हो सकता है, बोलने से कभी भी मेरा क्या है, मन नहीं भरता है। तो आप क्वेश्चन कीजिए। अगली आपकी जो यही आपका प्रश्न आ गया, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। निराला की जूही की कली उदाहरण है, मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुक्त छंद का उदाहरण हो जाएगा। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। बताइए। आचार्य शुक्ल ने दोस्तों सर्वाधिक जिस छाया कवि पद को महत्व दिया है वो हैं आपके सुमित्रानंद पंत, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों मानते हैं कि हिंदी में जो छायावाद है और उसमें जो रहस्यवाद आया है उसके मूल में दोस्तों जो है वो है आपके महादेवी वर्मा, ठीक है। क्योंकि इनकी सारी कविताओं में, सारे गीतों में दोस्तों इनको क्या है, रहस्यवाद झलकता है, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, आपकी रश्मि रेखा, सप्तवर्णा, दीप शिखा, रश्मि रेखा नहीं है, दीप शिखा है, सप्तवर्णा है, ये इनके दोस्तों प्रमुख काव्य संग्रह हैं। एक यामा है, यामा 1940 में, ठीक है। इस पर उन्हें क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 का, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो दोस्तों उत्तरायण महाकाव्य है वो है आपके राम कुमार वर्मा का, ठीक है। आधुनिक काल के कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं, जैसे कि आपका प्रिय प्रवास है, ठीक है, 1914 में है। आपके साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है वैदेही वनवास है, आपके 1931 में हो जाएगा। साकेत हो जाएगा 1931 में हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन हो गया आपके, चिदम्बरा हो गया आपके, उत्तरायण हो गया आपके, ठीक है। तो ये आपके आधुनिक काल के कुछ महाकाव्य माने जाते हैं, जैसे कि भूमिजा हो गया जो कि नागार्जुन का है, रामकथा पर आधारित है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? कामायनी हो गया 1935 में, ठीक है। इनके आपको 2-3 के सर्ग भी याद करते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? माधवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। तो हिंदी काव्य की जो आधुनिक मीरा है दोस्तों वो कहा जाता है आपके महादेवी वर्मा को। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। तो दोस्तों कानन कुसुम है, झरना भी है जिसे कि आपकी छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। कामायनी भी है जो कि एक महाकाव्य है, लेकिन जो दीपशिखा है दोस्तों वो आपके 1942 में महादेवी वर्मा की कृति है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? दोहा, चौपाई, रोला, कवित्त। बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो निराला जी ने माना दोस्तों यदि हमें हिंदी में मुक्त काव्य लिखना है, मुक्त काव्य को हमें सफल करना है, ठीक है, तो ऐसा छंद है जो कि कवित्त है। यदि हम कवित्त कहा जाए, जिसे कि घनाक्षरी कहा जाता है, 16-15 पर दोस्तों यति होती है, ठीक है।
रीतिकाल में सर्वाधिक लिखा गया है, कवित्व लिखा गया है और सवैया लिखा गया है। तो निराला ने माना कि यदि हम कवित्व को लिखेंगे तो दोस्तों मुक्त काव्य में हमारा जो हिंदी साहित्य है वो अधिक सफल हो सकता है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतने के दान युद्ध जोर बेमने को जो नमोर के नीति देन बारे है मही के मही पालन को हिय के विशुद्ध है सनेही सांच उर के। तो ये जो दोस्तों शैली है, ये जो आपका छंद है वो कहलाता है कवित्व, जिसे कि इसके कई भेद होते हैं। मनहरण कवित्व होता है, ठीक है। तो कवित्व की शैली पर दोस्तों यदि हम मुक्तक छंद लिखें, मुक्तक काव्य लिखें तो दोस्तों हिंदी साहित्य है वो अधिक सफल हो सकता है, मुक्तक काव्य सफल हो सकता है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो छायावादी युग का जो प्रवर्तक है दोस्तों, जो सर्वमान्य विद्वानों के अनुसार है, वो है आपकी जयशंकर प्रसाद। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे कि इलाचंद्र जोशी हैं, उन्होंने दोस्तों आपके प्रसाद को माना है। लेकिन आपके जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो आपके मुकुटधर पांडे को मानते हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो दोस्तों इसका भी क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपके प्रकृति के सौंदर्य से माना गया था। हालांकि मैं भी मानता हूं कि निराला की जो बादल राग कविता है उसमें प्रकृति का सौंदर्य दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको देखिए, प्रगतिवादी चेतना भी दे रखा है। तो जो निराला की बादल राग कविता है 6 भागों में है, तो उसमें क्या है, बादल को दोस्तों विध्वंसक प्रवृत्ति का बताया गया है। वो क्या है, धनिकों की, शोषितों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को क्या है, प्रहार से क्या है, तोड़ता है, ठीक है, झंझा झकोर गर्जन करता है। तो इसमें क्या है, निराला की प्रगतिवादी चेतना है वो दृष्टिगत दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका उत्तर है वो प्रगतिवादी चेतना होना चाहिए, ठीक है। शायद आंसर की में गलत हो गया हो तो इसको भी मैं दोस्तों आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। हालांकि निराला की बादल राग में प्रकृति का सौंदर्य है, पूरा बादल का वर्णन किया गया है, किस प्रकार बादल बरसते हैं, किस प्रकार उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी जो भाई प्रकृति के सौंदर्य के लिए लिखना नहीं था निराला को। निराला की कविता है वो उन्होंने प्रगतिवादी चेतना से लिखी थी, ठीक है। तो इसमें प्रगतिवादी चेतना है, इसका मूल उत्तर होना चाहिए। छायावाद का कई बार क्या है क्वेश्चन दोस्तों डिलीट भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा हो शायद ये डिलीट क्वेश्चन हो, इस पर आपत्तियां लगी हों, तो ये आपको याद रखना है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में है प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो ये आपका कल की सीरीज में भी दोस्तों क्वेश्चन आ गया था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। यदि किसी कविता के भाव की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो मेरी दृष्टि से उसे छायावादी कविता मानना चाहिए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बताइए किसका है? यदि किसी कविता के भाव की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो ही उसे छायावादी कविता माननी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों ये कथन है मुख्य रूप से इस प्रकार कहा था कि भाई लोग कहते हैं कि किसी कविता के भाव की छाया है वो यदि अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे फिर छायावादी कविता मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने ये कथन कहा था, ठीक है। तो इसे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है कथन कह दिया गया है। कामायनी को चिति का विराट बपू मंगल किस आलोचक ने कहा है? बताइए। कामायनी को चित्त का विराट बपू मंगल किसे आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा ने, बच्चन सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो दोस्तों कामायनी को चित्त का विराट बपू मंगल है वो आपके कहा है बच्चन सिंह ने, ठीक है। हरवंश राय बच्चन ने दोस्तों आपके कामायनी को चित्त का विराट बपू मंगल कहा है, जबकि छायावाद का उपनिषद कहा है आपके किसने? छायावाद को चिति का विराट बपू मंगल है वो आपके बच्चन सिंह ने कहा है। हृदय की मधुबार काव्य रचना है। आप कमेंट में लिख करके बताएंगे दोस्तों। थोड़ा सा नाम मेरा क्या है स्लिप हो रहा है, द्विवेदी हैं, ठीक है। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को, ठीक है। कमेंट में आप लिख करके बताइएगा।
हृदय की मधुबार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। हृदय की मधुबार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। तो ये हो जाएगी दोस्तों, हृदय की जो मधुबार रचना है वो आपके शुक्ल की हो जाएगी। निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती, झरना। अब इसमें दोस्तों आपको कूट सही चुनना है, ए बी, बी डी, सी डी और बी सी। बताइए, रचित काव्य रचना बतानी है आपको प्रसाद की, जबकि प्रसाद ने गद्य भी लिखा है, उपन्यास भी, कहानी भी लिखी है और आपके काव्य भी लिखे हैं। तो प्रसाद की काव्य रचना चलिए देखते हैं। तितली क्या है इनका दोस्तों? उपन्यास है। ठीक है, इनका उपन्यास है तितली। इरावती इनका दोस्तों अपूर्ण उपन्यास है। तितली इनका उपन्यास है, इरावती भी इनका उपन्यास है। लेकिन दोस्तों जो उर्वशी है वो इनका दोस्तों चंपू काव्य है, ध्यान रखिएगा। एक आपके उर्वशी है 1961 में रामधारी सिंह दिनकर का गीति काव्य है, प्रेम और अध्यात्म की कवि है, प्रेम और अध्यात्म की रचना है उर्वशी। ठीक है, जिनको इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और एक उर्वशी जयशंकर प्रसाद का है जो कि चंपू काव्य है, 1909 में लिखा गया था। ठीक है, झरना है दोस्तों 1918 में, छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। तो 2 और 4 यानी कि बी और डी इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तितली, इरावती। प्रसाद का तीसरा उपन्यास कौन सा है वो आपको कमेंट में लिख करके बताना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं वैसे ही दोस्तों आप कमेंट भी लिख सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नवीन ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, रत्नाकर ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो जो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है दोस्तों वो आपकी लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात है माखनलाल चतुर्वेदी। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, आनंद, काम। बताइए। तो दोस्तों कामायनी की जो श्रद्धा है मुख्य पात्र कौन से हैं? एक तो मनु है, एक श्रद्धा है, एक कुमार है, एक आपका कौन है? इड़ा है। तो जो कामायनी की जो श्रद्धा है वो आपके है काम गोत्र की है, काम गोत्र की बालिका है। इसीलिए दोस्तों कामायनी का नाम है वो क्या है? कामायनी पड़ा है। ठीक है, काम गोत्र की है श्रद्धा। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? भगवान दीन, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। एक बात मैं आपको बताऊं, जब क्वेश्चनों में एकदम ऐसा लगे कि बिल्कुल अलग सा कोई नाम आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें ऑप्शनों में देखें दोस्तों ऐसा कौन सा नाम है जो सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। यदि आप किसी भी आलोचक का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें रामचंद्र शुक्ल आएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल पूछा जाता है, नगेंद्र पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन एक बिल्कुल ही अलग ऐसा नाम है, ठीक है, तो फिर ज़्यादातर संभावना है दोस्तों कि वो आपका नाम है वो आपका सही हो जाए। तो छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों छायावाद में अक्सर आपका नाम आता है। रामविलास शर्मा भी पूछे जाते हैं, नगेंद्र भी दोस्तों आपके मुख्यतः जाने पहचाने आलोचक हैं। तो भगवान दीन दोस्तों, ऐसा कोई भी ज़्यादातर कथन भगवान दीन के आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लाला भगवान दीन है। तो छायावाद को दोस्तों छोकरावाद की जो संज्ञा दी है वो आपके भगवान दीन ने ही दी है। अगला आपका प्रश्न है, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य शुक्ल। बताइए, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? तो छायावाद को दोस्तों विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित माना है आपके आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद का संस्करण इन्होंने कहा है। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान कर लेंगे कि छायावाद के कवि कौन कौन से हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन कट गया, क्योंकि ये मुख्यतः आपके प्रगतिवादी कवि हैं। और तीनों कवि हैं वो आपके क्या है, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपके क्या हैं। जयशंकर प्रसाद यूँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें लिख रहा है रहस्यवाद तो इनमें पाया जाता है, छायावाद पाया जाता है, लेकिन दोस्तों प्रगतिवाद नहीं पाया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु भी दोस्तों आपके 1936 में हो गई थी, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि प्रगतिवादी कविताएं सबसे ज़्यादा किसने लिखी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। लेकिन जैसे सुमित्रानंद पंत की भी दोस्तों ताज, परिवर्तन जैसी प्रगतिवादी कविताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रयोगवादी जो कुछ कविताएं हैं वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। नई कविता तक भी दोस्तों ये निराला पहुँचे हैं, ठीक है। कुकुरमुत्ता है इनकी प्रयोगवादी, ठीक है। भिक्षुक है, विधवा है, बादल राग जैसी इनकी क्या है कविताएं हैं। तो प्रगतिवादी कवि के रूप में दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो बहुत फेमस हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वही हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद भी इनमें पाया जाता है, रहस्यवाद भी ओबियसली इनमें पाया जाएगा क्योंकि छायावाद के कवि हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक दोस्तों ये जाते हैं, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका उत्तर हो जाएगा। मधुशाला में हरवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है, दोहा, चौपदे, सोनेट, रुबाइयाँ, बताइए। मधुशाला में हरवंश राय बच्चन ने दोस्तों छंद किया है, प्रयोग किया है, वो है दोस्तों रुबाइयाँ, ठीक है। रुबाइयाँ एक छंद होता है जिसमें आपकी प्राथमिक 2 पंक्तियों में दोस्तों यहाँ पर तुक मिलती है, तीसरी स्वतंत्र होती है, चौथी में फिर यहाँ से तुक मिलती है, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों रुबाइयाँ। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद भी हरवंश राय बच्चन ने किया है। उमर खय्याम की रुबाइयाँ बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है। सोनेट छंद का दोस्तों जो सर्वाधिक प्रयोग किया है वो किया है आपके त्रिलोचन शास्त्री ने, जिनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ठीक है। तो सोनेट छंद का संबंध किससे है, त्रिलोचन शास्त्री से है। चौपदे जो छंद है दोस्तों वो आपका वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चुभते चौपदे, ठीक है, चोखे चौपदे। दोहा है, दोहा तो आपको पता ही है, रहीम का प्रसिद्ध है, बिहारी का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके 30 प्रश्न। आपके कितने सही हो रहे हैं और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका कमेंट में दोस्तों ज़रूर जवाब लिख करके दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।